तो जी नेक्स्ट कंसेप्ट हमारे पास है ब्लडी रेवोल्यूशन का। ब्लडी रेवोल्यूशन क्या है? अब मैं आपको पीछे से बताती आ रही हूँ। दो क्लासेस है, बुर्जुआसीज एंड प्रोलेटेरिएट्स। बुर्जुआसीज क्या कर रहे हैं? प्रोलेटेरिएट्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जितना उनका दिल करा ना उतना एक्सप्लॉइट करें, हर तरह से एक्सप्लॉइट करें, ताकि वो अमीर से अमीरतर होते जाएं। और जो कैपिटलिस्ट में जो है प्रोलेटेरिएट्स हैं, वो गरीब से गरीब तर होते जाएं। अब ब्लडी रेवोल्यूशन कैसे आएगा? मार्क्स ये नहीं कह रहे कि जितने प्रोलेटेरिएट्स हैं वो एक दिन में उठ खड़े होंगे, या एक तरह से कोई लेसन नहीं दे रहे उनको कि भाई आप एक्सप्लॉइट हो रहे हो, उठो खड़े हो, रिवोल्ट करो। नहीं, वो कहते हैं कैपिटलिस्ट जो है ना, खुद ही अपने एंड की तरफ जा रहा है। ठीक है, क्योंकि मार्क्स ने ना इकोनॉमी की भी बहुत ज्यादा स्टडी किया था। तो इकोनॉमी में ये होता है कि ना ग्रोथ के और रिसेशन के ना साइकिल चल रहे हैं। ग्रोथ आ रही है, फिर रिसेशन आ रही है, फिर ग्रोथ आ रही है, फिर रिसेशन आ रही है। अब अगर एक सोसाइटी, कैपिटलिस्ट सोसाइटी जहाँ पे इंडस्ट्री लग रही है, बहुत मतलब वेल डेवलप है और अच्छी तरीके से डेवलप करती जा रही, करती जा रही, करती जा रही है, तो अब क्या होगा? अब रिसेशन तो आएगा, और जो रिसेशन आएगा वो उतना ही समझ लें कि डीप होता है या उतना ही डेंजरस होता है जितनी ग्रोथ जबरदस्त होती है। ठीक है, तो कह रहे हैं एक रिसेशन आएगा जिससे इकोनॉमी को एक बहुत बड़ी ब्रेक लगेगी। और क्या होगा? रिसेशन में बहुत सारे लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। फाइन। तो एक तो ये रिसेशन और ग्रोथ का कंसेप्ट इन्होंने दिया कि रिसेशन आएगा ग्रोथ के बाद, जो कि बहुत ज्यादा सिवियर होगा। दूसरा इन्होंने बताया कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी में ये होता है कि जैसे कि अगर मैं हूं ना, मुझे पेंटिंग करना बहुत पसंद है। ठीक है, तो पेंटिंग करती हूँ तो मैं उसको फील कर रही हूँ, स्केच बनाती हूँ तो मैं उसको फील कर रही हूँ। लेकिन अगर कोई मुझे पेंटिंग बनाने या स्केच बनाने के लिए हायर कर ले और मुझे ये बताए कि मुझे क्या पेंट करना है या क्या स्केच करना है, तो मैं उस चीज को फील नहीं करूंगी। सिर्फ मैं पैसे के लिए काम कर रही हूँ। तो वो जो चीज मैं बना रही हूँ, मैं उसको बनाने में इंजॉयमेंट नहीं फील कर रही हूँ, क्योंकि मेरे सर पे एक डंडा है। मैंने उसके लिए काम करना है, मैंने उसको देना है, वो जो कहेगा मुझे वो बनाना है, वो जो चाहेगा कलर्स वो यूज करने हैं, वो जिस तरह की ट्रीज चाहेगा वो बनाने हैं, वो जिस तरह के ओशन के कलर्स कहेगा, टेक्सचर कहेगा, मुझे वो देना पड़ेगा। तो वो अब मेरी एक्सटेंशन नहीं है। वो एक चीज जो मैं बना रही हूँ मेरी एक्सटेंशन नहीं है, मैं उसको उतना फील करके नहीं बना रही जितना मुझे बनाना चाहिए। मतलब कि मेरी प्रोडक्ट के साथ मेरा कोई रिश्ता ही नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा कि वर्कर्स जो है वो प्रोडक्ट से एलियनेट हो जाएंगे। अब कैपिटलिस्ट सोसाइटी में यही होता है, आपके पास हुनर तो है, लेकिन आप इंडस्ट्री में जाके उस हुनर को बुर्जुआसीज या कैपिटलिस्ट तबके के मुताबिक इस्तेमाल कर रहे होते, जिसकी वजह से आप रिलेट नहीं कर पा रहे होते कि आप क्या बना रहे हो। ठीक है, तो ये दो चीजें, एक तो वो एक्सटेंशन नहीं रहे मेरी प्रोडक्ट, मेरी अपनी, मैं रिलेट नहीं कर पा रही, मैं एक मशीन हो गई। ठीक है, बस मैंने सुबह जाना है, जो मुझे मेरा जो है मालिक कह रहा है मैंने वो काम करना है, और फिर वापस आ जाना है। मैं कुछ भी अपने दिल से नहीं कर रही। ठीक है, पहली चीज ये है कि मैं अपने प्रोडक्ट से बिल्कुल एलियनेट हो गई हूँ, मैं बिल्कुल एक मशीन बन गई हूँ। दूसरी चीज ये कि इकोनॉमी में रिसेशन आएगी, बहुत सीवियर रिसेशन आएगी। और तीसरी चीज ये है कि ये जो सरप्लस वैल्यू स्टील कर रहे हैं ना, स्टीलिंग ऑफ सरप्लस वैल्यू, ये भी एक रीजन बन जाएगी रेवोल्यूशन आने की। तो ये तीन चीजें जो है वो रेवोल्यूशन आने की ये समझ लें कि सेट हो रहा स्टेज। ठीक है, अब कैपिटलिस्ट सोसाइटी में आगे जी रिसेशन। जैसे ही रिसेशन आया तो क्या हुआ कि फैक्ट्रीज बंद होने लग गई। अब जब फैक्ट्रीज बंद होने लग गई तो क्या होगा कि जो प्रोलेटेरिएट्स हैं, जो मजदूर हैं, जो डेली वेज अर्नर्स हैं या वीकली वेज अर्नर्स हैं, क्या होगा? उनकी जॉब्स खत्म हो गई। अब वो भीख मांगने पर उतर आएंगे, क्योंकि वो तो दिन का जितना कमाते हैं उतना खाते हैं, अगले दिन के लिए तो बचा के भी नहीं रखते वो। तो अब उनकी कंडीशन बहुत बुरी हो जाएगी, वो भीख मांगने पर उतर जाएंगे, या फिर उन्हें भीख ही नहीं मिल रही तो वो क्या हो रहा है कि भूख से मरने लग जाएंगे। और भूख जो है वो इंसान मतलब खुद तो चाहे भूखा मर रहा हो, लेकिन जब उसकी औलाद भूखी मरी होती है ना, तो इंसान फिर कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। तो वो क्या करेंगे? चोरी चकारी लूट मार पे उतर आएंगे। फाइन।
तो क्या हुआ, प्रोलेटेरियट्स की हालत इतनी खराब हो गई, उनको कुछ भी नहीं मिल रहा डेली खाने के लिए कि वो अब लूट मार पे उतर आएंगे। फिर क्या होगा कि वो देखेंगे कि हम जो इन फैक्ट्रीज में काम करते थे, इन मालिकों के लिए, ठीक है, इन बुर्जुआसिस के लिए, वो इतनी अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं कि इतना बड़ा रिसेशन आया, फैक्ट्रीज बंद हो गई, लेकिन इनके घर में तभी भी चूल्हे जल रहे हैं, चाय बन रही है, रात के खाने पक रहे हैं, और दो दो तीन तीन डिशेस बन रही हैं, फिर वेस्ट होके डस्टबिन में भी इतना आ रहा है। तो ये क्यों है, ये ऐसा क्यों है? वो सोचने लगेंगे, वो क्रिटिकली सोचने लगेंगे। और फिर क्या होगा कि इन इस क्लास में कॉन्शियसनेस आ जाएगी, प्रोलेटेरिएट क्लास में कॉन्शियसनेस आ जाएगी, और वो सोचेंगे कि अब हमें रेवोल्यूशन लाना चाहिए, अब हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए, हमें रिवोल्ट करना चाहिए। ठीक है, तो जैसे हेगल ने बताया था कि एक थीसिस होता है, आइडिया होता है, उसके अगेंस्ट एक एंटी थीसिस आता है, एक ऐसा आइडिया आता है जो उसके निगेट कर रहा होता है। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम थीसिस और एंटीथीसिस एक दूसरे के साथ रहते हुए क्या होता है कि एंटीथीसिस की भी सारी नेगेटिव बातें खत्म हो जाती हैं, थीसिस की भी सारी नेगेटिव बातें खत्म हो जाती हैं, उससे पॉजिटिव बातें रह जाती हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, सिंथेसिस। तो यहाँ मार्क्स कह रहे हैं थीसिस क्या है, बुर्जुआसिस, एंटीथीसिस क्या है, प्रोलेटेरिएट्स, और सिंथेसिस क्या है, कम्युनिज्म। ठीक है, तो ये दोनों चीजें होंगी। फाइन, इसके बाद क्या है, रिवोल्ट तो स्टार्ट हो गए, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो ज्यादा ऑर्गेनाइज होना शुरू हो जाएंगे। जितने प्रोलेटेरियट्स है ना, वो एक दूसरे से मिलजुल के ट्राई करेंगे कि हम बुर्जुआसीज को किसी तरह जो है अपने लेवल पे लेकर आए, अपने मुकाम पर लेकर आए। ये ब्लडी रेवोल्यूशन होगा। अब इसमें समझ लें कि बहुत ज्यादा फसाद होगा, दंगे होंगे, मतलब ये वो जलाओ घेराओ, इस तरह की बातें, तो ये होगा। उसके बाद क्या होगा, ब्लडी रेवोल्यूशन के बाद क्या होगा, प्रोलिटेरियट्स ने अच्छा खासा रिवोल्ट करने के बाद, अच्छी खासी तबाही लाने के बाद, सब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ऑन कर लिया। ठीक है, अब सब कुछ इन्होंने ऑन कर लिया, तो इसे क्या कहा, डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलिटेरियट्स। वर्किंग क्लास अब डिक्टेटर हो जाएंगे, वो हर चीज को डिक्टेट करेंगे, ये होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, सारी पावर अपने हाथ में रखेंगे। वर्किंग क्लास अपनी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफिल करने के लिए क्या करेंगी, सब प्राइवेट प्रॉपर्टी को खत्म कर देंगी, कि कोई भी चीज किसी की नहीं है, जो भी चीज है वो सबकी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी सारी अबॉलिश हो जाएगी। और ये पावर अपने हाथ में तब तक रखेंगे जब तक प्राइवेट प्रॉपर्टी सारी खत्म ना हो जाए, जितने भी बुर्जुआसीज हैं वो प्रोलिटेरियट्स के लेवल पे ना आ जाए, वो वही चीज फेस ना करने लगे जो वो फेस कर रहे थे, प्रोलिटेरियट्स फेस कर रहे थे। ठीक है, अब वो ये चाह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि बुर्जुआसीज काउंटर रेवोल्यूशन कर दें, तो पावर अपने हाथ में रखेंगे, पावर अपने हाथ में रखेंगे, ताकि सारे के सारे लोग अब वर्कर्स बन जाएं, कोई भी ऊंचे तबके का ना हो, कोई भी हैव्स ना हो। ठीक है, अब सारा क्लास सिस्टम एबॉलिश हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, सारा क्लास सिस्टम एबॉलिश हो जाएगा, ये मार्क्स बता रहे हैं। ठीक है, अब मार्क्स के मुताबिक क्या था, स्टेट भी ना जो बनाई है ना लोगों ने, वो इसलिए बनाई है कि कुछ लोग दब के रहें और कुछ लोग ऊपर रहें। जैसे हमारी गवर्नमेंट में आप देखें कि कुछ ही एलिट्स हैं जो हमेशा गवर्नमेंट में आते रहते हैं, और वो हमारे पर हर तरह के टैक्स इम्पोज करते हैं, और हम बेवकूफों की तरह वो टैक्स पे करते भी रहते हैं। हमने कभी नहीं सोचा कि भाई हम अपने राइट्स के लिए खड़े हों, अपने जो हकूक है वो मांगे। स्टेट को हम इतना टैक्स का पैसा देते हैं, हम उनसे पूछे कि ये किधर जाता है, हमने कभी नहीं सोचा। तो मार्क्स भी यही कह रहे हैं कि ये लोग पहले कॉन्शियसनेस में नहीं थे, उन्होंने कभी सोचने की कोशिश नहीं की ये स्टेट क्यों बनी हुई है। तो मार्क्स कहते हैं जो स्टेट है ना, वो बनी ही इसलिए है कि प्रोलेटेरियट्स को एक्सप्लॉइट किया जाए और बुर्जुआसी जो है वो इनके ऊपर हुकूमत करे। तो जब ब्लडी रेवोल्यूशन आ गया और डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरियट्स हो गई ना, तो स्टेट जो है वो डिटीरियोरेट होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो बनाई ही इसलिए गई थी कि कुछ कैपिटलिस्ट लोग जो है वो बहुत सारे जो है प्रोलिटेरियट्स के ऊपर हुकूमत कर सके। तो स्टेट डिटीरियोरेट हो जाएगी, गवर्नमेंट भी खत्म कर दी जाएगी, गवर्नमेंट में कोई लोग नहीं रहेंगे, बस सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन चलाई जाएगी। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन कौन चलाएगा, ये प्रोलिटेरियट्स खुद ही चलाएंगे। ठीक है, प्रोलिटेरियट्स खुद एडमिनिस्ट्रेशन चलाएंगे, हर चीज को खुद ही कंट्रोल करने लग जाएंगे, क्योंकि एक डिक्टेटरशिप है ना, तो हर चीज को खुद ही कंट्रोल करने लग जाएंगे। अब क्या है, दिस इज द एंड ऑफ द हिस्ट्री। मार्क्स के बारे में मैंने बताया ना कि उनको लगता है कम्युनिज्म सबसे गोल्डन टाइम होगा हिस्ट्री का।
और ये एंड ऑफ द हिस्ट्री होगा। इसके बाद कोई बड़ा जो है वो वाकया होगा ही नहीं दुनिया में जब ये कम्युनिज्म आ जाएगा। तो बेस्ट पॉसिबल सोसाइटी है, नो मोर गुड इज पॉसिबल, इससे बेहतरीन कोई निजाम आ ही नहीं सकता। और जब सबसे बेहतरीन चीज आ गई तो लोग उससे निकलना ही नहीं चाहेंगे। ठीक है, तो ऐसी सोसाइटी जो मार्क्स ने प्रिडिक्ट की है, इस सोसाइटी में क्या होगा, हर किसी को अपनी जरूरतों के मुताबिक मिलेगा। ठीक है, और हर कोई अपनी इस्तेताअत के मुताबिक देगा। जैसे कि एक बूढ़ा है, ठीक है, उसकी लेट्स से 7 बेटी है, और वो बूढ़ा इतना काम नहीं कर सकता कि अपनी 7 बेटियों का पेट पाल सके। तो सोसाइटी से ना वो इतना लेगा कि उसकी 7 बेटियों की शादी भी हो जाए और वो अच्छी तरीके से रह भी ले, लेकिन वो काम इतना नहीं करेगा। ठीक है, तो हर कोई अपनी जरूरतों के मुताबिक सोसाइटी से ले लेगा, लेकिन देगा उतना ही जितना वो दे सकता है। और सोसाइटी जो है वो सारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको कंट्रोल करेगी खुद से। हर किसी को पैसे दिए जाएंगे, मतलब समझ रहे कि हर कोई अब जॉब होल्डर होगा, कोई बिजनेसमैन नहीं रहेगा ऐसी सोसाइटी में। तो ये डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटारिएट्स है। अच्छा, कम्युनिज्म ऑफ प्लेटो और मार्क्स के वाले से आपने पूछा था कि क्या डिफरेंसेस हैं और क्या सिमिलरिटीज नहीं, मैंने लिखी हुई है, लेकिन अभी आपको समझ नहीं आएंगी जब तक हम प्लेटो नहीं पढ़ लें। तो मैं ये स्किप कर रही हूँ। पास्ट पेपर्स में कुछ क्वेश्चंस जो है मार्क्स के हवाले से जो आए हुए हैं 17 में और 16 में, मैंने 16 से लेके ऑनवर्ड पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस देखे। ठीक है, तो 16 एंड 17 में क्वेश्चन आया था और इस साल आने के चांसेस भी है। ठीक है, एंड ऑफ द हिस्ट्री, टोटलिटेरियन एम्पावरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, एक क्वेश्चन आया था जिनमें एंड ऑफ द हिस्ट्री मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 था 16 में। 17 में क्या था, मार्क्स के मुताबिक the mode of the production in material life determines the general character of the society, social, political and cultural process of the life. Elucidate. अब ये सारा जो है ना, आपने वो मार्क्स की जो थ्योरी है सारी क्लास स्ट्रगल की, ठीक है, और बुर्जुआसीज के कंसेप्ट की, तो वो सारा इसमें लिखना है। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर सारा समझ आया होगा। बहुत मुश्किल नहीं था, मैंने अपनी तरफ से बहुत 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 आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश की है। तो अगर कोई सवाल है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है।